इंजीनियर रशीद साहब की बात करूँ, वो अभी बंद है, आप इस सबको किस तरीके से देखते हैं? इंजीनियर रशीद साहब कोई लीडर नहीं है, वो एक सेपरेटिस्ट है। उसने बीज बोया है यहाँ पे अलगाववाद का। आपने देखा आजाद लोन साहब, मुझे लगता है कि उनको भी यासीन मलिक साहब के पास जाना चाहिए, वहीं पे बैठना चाहिए और वहीं से ये तहरीक लड़नी चाहिए। अगर उनको कश्मीर में रहना है, यहाँ पे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स चलेगी। सजाद लोन साहब को आज दोबारा से ये हुर्रियत की भाषा क्यों बोलनी पड़ रही है? यासीन मलिक और मीर वाइस की हमदर्दी क्यों है? लीडर जेल में नहीं है, आप मुझे बताइए। एक भी लीडर कोई, ये इंजीनियर रशीद को कौन लीडर मानता है मुझे भी नहीं पता है। वो एक ढोंगी है, वो एक ड्रामेबाज है। उसने लोगों को गुमराह किया है, वो इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में। कि लोग हमारे साथ है, उन्हीं रैलीज को मद्देनजर में रखते हुए आप भी कहते हैं, तो कैसे एनसी और पीडीपी खत्म है? यासीन मलिक की कहानी खत्म हो चुकी है, मीर वाइस की कहानी खत्म हो चुकी है, सेपरेटिज्म की कहानी खत्म हो चुकी है। उन्हें भी वो जो बीज एक अभी उस दिल में है सेपरेटिस्ट का, इसका यासीन मलिक का या इसका मीर वाइस का, वो निकाल देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर। मैं निदा सादिक और मेरे साथ आज बात करने के लिए है जनरल सेक्रेटरी यूटी के सुनील शर्मा। खुशामदीद है आपका। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जो आपने कल जो रैली निकाली थी कुलगाम में, अनंतनाग की बात करी हूँ, वहाँ पर आपने बोला था पीएचडी और जो टीआरएफ है वो दोनों एक ही है। आपने कैसे पीएचडी को ऐसा इल्ज़ाम लगाया? देखिए, पीएचडी को मैं टीएफए बोलता हूँ, टू फैमिलीज अलायंस है ये। जिस प्रकार से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आतंकवादियों की जब वो खत्म हो गई, जब उनका ग्राउंड खत्म हुआ, तो उनने एक टीआरएफ बनाया, एक नई ऑर्गेनाइजेशन, एक नई तंजीम खड़ी की थी। उसी प्रकार से जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सियासी तौर पे सियासी ग्राउंड उनका खत्म हुआ, तो उन्होंने एक नया अलायंस खड़ा किया। उस प्रकार से मैंने इनकी तुलना आपस में की। तो आपने मतलब इस बात पे दावा किया है कि वो टीआरएफ है? टीएफए, टू फैमिलीज अलायंस, क्योंकि उनका सियासी ग्राउंड खत्म हुआ। जब आतंकवादी तंजीमों की कमर टूटी, जब उनकी तंजीमें खत्म हुई, तो उन्होंने अपना रिवाइवल टीआरएफ से किया था। उनकी वो लाइन है गन कल्चर से, इनकी सियासी लाइन है जबान चलाना। तो इनका भी जब सियासी ग्राउंड खत्म हुआ तो इन्होंने टीएफए बना दिया। आप जो बताया कि 1887 में जो इलेक्शन रिग हुआ था, उसके बारे में जब भाजपा बोलते हैं, वो बोलते हैं हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे उस टाइम पे। लेकिन अगर अफवाहों की बात करें, अगर जो आगे जो है सरकार आई भाजपा और एनसी की, तो क्या आप तब भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे या तब नहीं? 1987, मैं करेक्ट करूंगा, 1987 में रिगिंग हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। इतनी बदकिस्मती थी भारत के लोकतंत्र की। यहाँ पे एक पब्लिक एमएलए होता था, एक एमएलए खलक होता था, शायद आपकी नॉलेज में नहीं होगा। तब एक डिप्टी कमिश्नर होते थे खलक, मोहम्मद खलक, और उसके पास नॉमिनेशन फाइल किया जाता था, वो अनाउंस करता था एमएलए। ये बदकिस्मती थी हमारी जमहूरियत की यहाँ पे, और रिगिंग हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। अब हमारा ऐसा मानना है कि ये जो टर्माइल हुआ है, इस टर्माइल का शुरुआत बेस 1987 से शुरुआत है इसकी। कहीं न कहीं जो ही भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी तह तक हम जाएंगे। कोई भी पार्टी कितनी भी मजबूत हो, कहीं पे भी हो, रीजनल पार्टी हो, कुछ भी हो, हमें उस चीज़ का कोई लेना देना नहीं। हाँ, हम तो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे हुकूमत बनाएगी, सरकार बनाएगी, और भारतीय जनता पार्टी इस बात का भी आश्वासन देती है कि सरकार बनाने के बाद इन सारी चीज़ों की, खासकर 1987 की, हम इन्वेस्टिगेशन, जांच बड़ी सख्ती से करेंगे। चाहे आपकी सरकार के साथ एनसी क्यों ना हो, तब भी आप ये करेंगे? सरकार के साथ कौन सी एनसी होगी? एनसी कुछ हो, हम क्यों माने? एनसी तो खत्म है, एनसी का तो ग्राउंड ही नहीं रहा ना। एनसी ने तो अपना पहले नाम ही खत्म कर दिया, एनसी तो रही नहीं। एनसी ना पीडीपी। आप कैसे लग रहा है कि आप भाजपा रहा है? क्या लग रहा है? मतलब आपको कैसे फिर लग, जैसे आपने कहा कि एनसी नहीं रहा, उन्होंने अपना ग्राउंड खत्म किया, आपको क्या लग रहा है कैसे फिर भाजपा, कैसे आपको क्या, किस चीज़ से आप ये बोल रहे कि भाजपा है अभी भी एक्टिव? जो लोगों का रुझान, जो लोगों की सिंपैथी, जो लोगों का विश्वास हर जगह देखने को मिलता है, उससे ये सिद्ध हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिलों में बसती है। और इस वक्त लोग चाहते हैं, न सिर्फ जम्मू में, कश्मीर में भी आप देख रहे होंगे, रोज़ जगह जगह हम जाते हैं, लोग चाहते हैं कि एक बार भारतीय जनता पार्टी आए
और जिन सियासी दलों ने, जिन सियासी पार्टियों ने यहाँ के साथ, लोगों के साथ जुल्म किया है, कम से कम उससे हमें निजात मिले। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पे सरकार बनाएगी। जहाँ तक आप बात कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है, देखिए उन्होंने अपना नॉमेनक्लेचर ही चेंज कर दिया दोनों पार्टीज़ ने। अब ना एनसी है ना पीडीपी है, अब ये टीएफए है। तो इस टीएफए को मुझे लगता है कि अपना नया सिंबल लेना पड़ेगा और इस टीएफए को दोबारा से एक नई कहानी लेके लोगों के पास जाना पड़ेगा। जो इनके पास स्टोरीज थी वो ओवर हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है, उसको रिजेक्ट कर दिया पब्लिक ने। ये ग्राउंड पे कहीं पे नहीं है मैडम, ये बिल्कुल नहीं देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पे सरकार बनाएगी। जैसे हमने रैलीज़ की बात की कि आपको जो लोग हैं वो बहुत सिंपैथी देते, जहाँ पर भी आप रैलीज़ करने जाते। आपको मैं याद दिलाती चलूँ कि पिछली बार ही पीडीपी का जो है एक उन्होंने भी एक रैली निकाली, उसमें हमें 1000 लोग देखने को मिले। या अगर एनसी की बात करें या अगर हम अपनी पार्टी की ही बात करें, उनके भी वो जो है जलसे में बहुत सारे लोग देखने को मिलते। वो भी यही दावा करते कि लोग हमारे साथ हैं। उन्हीं रैलीज को मद्देनजर में रखते हुए आप भी कहते हैं, तो कैसे एनसी और पीडीपी खत्म है? देखिए, ये कन्फाइंड पार्टीज हैं, कुछ जिलों में, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। ठीक है, 2, 3, 5, 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये पार्टी है, 2, 3, 5, 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे स्टेट में, आप लखनपुर में जाके देखिए, वहाँ पे भी कार्यकर्ता उसी एंथुजियाज्म से मिलेगा। आप टीटवाल में जाके देखिए, करना में जाके देखिए, आपने पीछे देखा होगा कुपवाड़ा में जो हमने रैली की, वहाँ पे भी देखिए, वहाँ पे भी कार्यकर्ता मिलेगा। तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि एक रैली इन्होंने की, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने 90 जगह 90 रैलियां की तो इन्होंने 2 रैलियां की तो वो बराबर है। ऐसा नहीं है, वो मैं नहीं कहूँगा। 2, 4, 5, 7 जगह पे जहाँ पे भी ये अभी एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे रैली कर सकते हैं, बाकी तो नहीं कर सकते। बाकी तो ये खत्म हो चुके हैं। ज़रा देख लीजिए आपने इनको देखा होगा, इनके लीडर्स को घूमते देखा होगा। पिछले इतने सालों से ये जा नहीं पा रहे हैं कहीं पे, लोग इनको आ नहीं रहे, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं अभी। सजा लोन साहब की बात करेंगे, उन्होंने एक नोटिस निकाला। उन्होंने बोला कि जहां मीरवाइज साहब जो है उनको निकाल देना चाहिए। उनको उस सबको आप किस तरीके से देखते हो? मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि सजाद लोन साहब को आज दोबारा से ये हुर्रियत की भाषा क्यों बोलनी पड़ रही है, यासीन मलिक और मीर वाइस की हमदर्दी क्यों है। मुझे ऐसा लगता है कि जो एलिमेंट, जो उनके अंदर वो एक तत्व है, वो दोबारा से वो उगल रहा है, वो उबल रहा है। तो ये पाकिस्तान की भाषा, आतंकवाद की भाषा, अलगाववाद की भाषा, उनको इससे परहेज करना चाहिए। अगर वो अपने आप को मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन मानते हैं तो ये यासीन मलिक की कहानी ख़त्म हो चुकी है, मीरवाइज की कहानी ख़त्म हो चुकी है, सेपरेटिज्म की कहानी ख़त्म हो चुकी है। उन्हें भी वो जो बीज एक अभी उस दिल में है सेपरेटिस्ट का, इसका यासीन मलिक का या इसका मीरवाइज का, वो निकाल देना चाहिए। क्योंकि भारत में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस चीज़ को यहाँ पे कश्मीर में कोई जगह नहीं है। ये सजाद लोन साहब को इस बात से, इन चीज़ों से बाज आना चाहिए। सजा लोन साहब ने कुछ दिन पहले ये भी बोला था यासीन मलिक साहब को जो एक बार मौका देना चाहिए फिर से। तो क्या आपको लगता है उन्होंने ठीक कहा, या क्या आपकी पार्टी देंगी, भाजपा सरकार देंगी उनको दूसरा मौका? बिल्कुल गलत। पहले मैं इस बात का खंडन करता हूँ, सजाद लोन साहब को कौन सी हमदर्दी यासीन मलिक की है। अगर ज़्यादा हमदर्दी है तो उनके वकील बन के कोर्ट में चले जाएं, उनका केस लड़ें और फिर देखा जाता है क्या करना चाहिए। जहाँ तक बात आती है भारतीय जनता पार्टी की, हमारी नज़र में वो एक मुजरिम है। यासीन मलिक वो एक मुजरिम है, उसने कन्फेस किया है, उसने एयरफोर्स ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज़ की हत्या की है और उसको कन्फेस किया है। उसने आतंकवाद की बात की है, उसने भारत के खिलाफ बात की है। उसे किसी कीमत पे, मुझे नहीं लगता, इससे भी कड़ी सज़ा देनी चाहिए। बट हम ऑनरेबल कोर्ट को ऑनर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं जो उनने सज़ा दी हमारे सिर माथे पे। वरना हमारे मन में जो इच्छा थी, इससे भी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सजाद लोन साहब, मुझे लगता है कि उनको भी यासीन मलिक साहब के पास जाना चाहिए, वहीं पे बैठना चाहिए और वहीं से ये तहरीक लड़नी चाहिए। अगर उनको कश्मीर में रहना है, यहाँ पे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स चलेगी, यहाँ पे लोगों की खिदमत की बात चलेगी, यहाँ पे लोगों की बेबूदी की बात चलेगी। आज कश्मीरी बेचारे जिनको डे टू डे रूटीन लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है, किसी को पीएचई में, किसी को पीडब्ल्यूडी में, किसी को अस्पताल में, किसी को कहीं और पे, उन चीज़ों पे बात करनी चाहिए। यासीन मलिक कोई चैप्टर नहीं है अब कश्मीर में, ये सजाद लोन साहब का एक चैप्टर हो सकता है। उनको हमदर्दी यासीन मलिक की हो सकती है, कश्मीरियों के लिए यासीन मलिक चैप्टर क्लोज हो चुका है।
जैसे आपने बोला कि सजा लोन साहब जो है वो पाकिस्तान की बोली कर रहे हैं या हुर्रियत की बोली कर रहे हैं, लेकिन उसी सजा लोन साहब को जो है भाजपा का बी टीम बोल रहे हैं, उनको ए टीम या बी टीम की बात कर उनको ये टैग मिल रहा है। देखिए, टैग उसको कोई कुछ भी दे, लेकिन भाजपा का एक क्लियर एक लाइन है, हम नेशनलिज्म की बात करते हैं, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और इस राष्ट्रवाद में जो अड़ंगा डालेगा, जो मुजरिम है, जो आतंकवादी है, उसको भारतीय जनता पार्टी की लाइन के तहत उसकी जगह फांसी है, उसकी जगह जेल है। और उन लोगों की हिमायत करना कतई भी भारतीय जनता पार्टी के दूर दूर तक किसी दायरे में हम ऐसे लोगों को पसंद नहीं करेंगे जो यासीन मलिक की बात करते हैं। लोग उनको क्या टेक देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी कि जो यासीन मलिक का हिमायती है वो हमारे कहीं नज़दीक हो। ऐसे लोगों से बिल्कुल हमें कोई न राब्ता रखना है, न रख सकते हैं। वो बात करें पाकिस्तान की, वो बात करें अलगाववाद की, वो बात करें यासीन मलिक की, वो बात करें मीरवाइज की, उसके लिए कानून है और कानून उनसे निपटेगा। मेरा आखिरी सवाल, जैसे कि एफआई आ रही है कि इलेक्शंस होने वाले हैं, लेकिन अभी भी जो हमारे लीडर्स हैं वो अभी भी जेल में बंद है, तिहाड़ जेल की। या इंजीनियर रशीद साहब की ही बात करूँ, वो अभी बंद है। आप इस सबको किस तरीके से देखते हैं? इंजीनियर रशीद साहब कोई लीडर नहीं है, वो एक सेपरेटिस्ट है। उसने बीज बोया है यहाँ पे अलगाववाद का। आपने देखा होगा उनकी असेंबली की स्पीचेस निकालो, अगर वो मुझे नहीं लगता है कि एक विधायक को, जिसे ऑनरेबल एमएलए कहा जाता है, उस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए, वो कानून अपनी तरफ देखेगा, लेकिन वो लीडर नहीं है। जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, जिसने कहते हैं कि वेजिंग वॉर अगेंस्ट कंट्री, उसमें वो इन्वॉल्व है, वो कौन सा लीडर आया? जहाँ पे वो रहता है, जहाँ पे वो खाता पीता है, वहीं पे वो साजिशें रचता है, उस देश के खिलाफ साजिशें रचता है। ऐसे लोगों को कोई, मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में जगह होनी चाहिए। इनकी जगह जेल है और इनको जेल में ही रखना चाहिए। दूसरा, जो एक आम लीडर है, जो लोगों की बात करता है, जो लोगों की समस्याओं की बात करता है, वो खुला है, वो जगह जगह जा रहे हैं। आप देख नहीं रहे हैं, कोई लीडर जेल में नहीं है। आप मुझे बताइए, एक भी लीडर कोई, ये इंजीनियर रशीद को कौन लीडर मानता है? मुझे भी नहीं पता है। वो एक ढोंगी है, वो एक ड्रामेबाज है। उसने लोगों को गुमराह किया है, वो इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, और ऐसे लोगों को जमा करता है, ऐसे लोगों का वो समूह बनाने की कोशिश करता है जो देश के राष्ट्र विरोधी लोग हों। ऐसे लोगों को वो समूह बनाना चाहता है। ऐसे लोग, इसलिए उसकी जगह जेल में ही है, उसकी जगह पॉलिटिक्स में नहीं है। कश्मीर में बहुत लीडर है। अभी आप देखिए ना, सैकड़ों हजारों लोग चुन के आए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, वो लीडर नहीं है क्या? डीडीसी चुन के आए, बीडीसी चुन के आए, सरपंच चुन के आए, लोगों का काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे अवार्ड्स रिवार्ड्स ले रहे हैं। ये लीडर है। ये कौन से लीडर आए? गुपकार पे अपनी सारी प्रिविलेजेस लेंगे, अपने घर भी चाहिए सरकारी, इनको गाड़ियां भी सरकारी चाहिए, तेल भी सरकारी चाहिए, नौकर चाकर सरकारी चाहिए। उसके बाद उसी सरकार उसी देश को आंखें दिखाएंगे। ये कौन से लीडर आए? ये तो बेवकूफ बनाते हैं, गुमराह करते हैं। अलबत्ता इनकी प्रिविलेजेस अभी खत्म हो रही है। इनकी प्रिविलेजेस की बात आई हुई है, जो इनसे छीनने की इनको वो टाइम दिख रहा है, इसलिए ये बौखलाएं, घबराएं। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ सुनील शर्मा, जो कि जनरल सेक्रेटरी है यूटी के। फिलहाल के लिए इतना ही। आप दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।